Okay, so welcome to Black Hole for another session. And today I will talk about this famous game of life and free will. I think I miss this word will in this case while typing. But anyway, okay, so start करते हैं गेम ऑफ लाइफ से. गेम ऑफ लाइफ क्या है जो हमने आज डिस्कस करनी है. सो बेसिकली इट्स ए नो प्लेयर गेम which was invented by John Conway in 1970 when he was in Cambridge, England. और इस गेम को पॉपुलराइज किया मार्टिन गार्डनर ने in the same year 1970 in a magazine द साइंटिफिक अमेरिकन मैगज़ीन. और इस स्लाइड के अंदर हम इन दोनों को देख सकते हैं, गार्डनर और जॉन कॉनवे को. और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली गेम ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं. और इसमें ये कुछ जो चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं इनको जॉन कॉनवे ने ग्लाइडर्स का नाम दिया था. कुछ चीज़ें हैं जो जनरेट हो रही हैं और उसके बाद ग्लाइड करके इन्फिनिट डायरेक्शन में जा रही हैं. तो इनको हमने डिस्कस करना है. और बट शुरू में इसको हमने मैथमेटिकली समझना है. मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि ये मैथमेटिकली क्या है और फिर इसकी जो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. सो जो क्लासिकल गेम ऑफ लाइफ है उसके लिए हमें एक 2 डायमेंशनल बोर्ड चाहिए होगा, 2 डायमेंशनल चेकर बोर्ड. और उसके अंदर स्क्वेयर्स हम बना सकते हैं. इन्फिनिट डायमेंशनल होगा. और ऐसा हम अक्सर देखते हैं टाइल्स के अंदर, फर्श की टाइल्स. या फिर अगर हम ब्लैक होल की इस हॉल को देखें तो ये जो इसका छत है ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल ग्रिड है स्क्वायर का, क्योंकि इसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं. अब अगर हम इसको देखें तो हर जो स्क्वायर है उसके नेबर में 8 और स्क्वायर्स होंगे. कोई सा भी आप स्क्वायर रैंडमली चूज़ कर लें तो उसके नेबर में हम 8 और स्क्वायर्स देख सकते हैं. अब ये जो हर स्क्वायर होगा ये इसके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं कि ये या अलाइव होगा या ये डेड होगा. ठीक है. या फिर कंप्यूटर की सेंस में या ये ऑन होगा या फिर ये ऑफ होगा. तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं. कोई सा भी सेल ले लें और उसके ये 8 नेबर्स होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में. सेल सी है और फिर उसके जो बाकी सेल्स हैं ईस्ट के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, इसी तरह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में, और बाकी ये 8 हमारे पास नेबर्स बनते हैं. सो क्लासिकल गेम में हम इससे शुरू करेंगे. अब हर सेल या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है. जॉन कॉनवे ने कुछ कंडीशंस फर्दर रूल्स बना लिए कि कोई भी गिवन सेल कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा. इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. या अगर गिवन एक कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर कोई सेल ऑन और ऑफ है किसी गिवन टाइम में तो नेक्स्ट स्टेप पे वो ऑन और ऑफ कब होगा उसके लिए उसने कुछ रूल्स बनाए. उनको उसने नाम दिया बर्थ, डेथ और सर्वाइवल का. वो कैसे है. पहला रूल ये है कि कोई भी सेल अगर किसी भी गिवन टाइम में अगर डेड होगा, सेंटर वाला जो सेल है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो सेल अलाइव हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम जो स्टेप टाइम का जो स्टेप होगा उसमें अगर उसके नेबरहुड में 8 में से 3 सेल्स अलाइव होंगे. ठीक है. सो ये एक रूल उसने बनाया, रूल ऑफ बर्थ. और इसको
मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये जो y है ये कोई कन्फिग्रेशन है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सम कर सकते हैं, और अगर सारी वैल्यूज़ का सम ले लें तो अगर वो ऑन वैल्यू को 1 कहें तो फिर सम को क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये उसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब नेक्स्ट ये है कि कोई सेल ऑलरेडी अगर लाइव है तो वो सरवाइव कब करेगा, ये इसके लिए भी क्या कोई रूल बनाया जा सकता है। तो कॉनवे के मुताबिक ये रूल उसने बनाया जिसमें कोई सेल अगर अलाइव है किसी टाइम टी में तो वो अलाइव ही रहेगा नेक्स्ट स्टेप में भी अगर उसके नेबर में 2 या 3 अलाइव नेबर्स हों। ये जो 2 और 3 वाली ऑप्शंस है इसको मैंने यहाँ पे इस बॉक्स से शुरू किया है। ये वाला सेल अलाइव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, तो इस केस में हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें ये बनेगी या 3 होगा या फिर 4, अगर 4 के केस में ये भी एक कंडीशन है जो कि मैथमेटिकली की जा सकती है। फिर व्हाट अबाउट डेथ, कि अगर कोई सेल अलाइव है किसी टाइम टी पे तो वो नेक्स्ट स्टेप में डेड कब हो सकता है, तो उसके पास उसमें Why is the function of one variable and there are 2 variables here? 0, 0. so basically s is also from 2-dimensional z square, ठीक है। सो इस केस में ये जो s है ये कैपिटल S से है और ये चूँकि 2-डायमेंशनल है तो 2-डायमेंशनल के अंदर फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में s को 0, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट इस सेंस में मे बी जब हम इसको ग्रुप थ्योरेटिकली या फिर सेट थ्योरेटिकली डिफाइन करेंगे तो उसको हम समझ सकते हैं। सो हियर s इज ऑल्सो एन ऑर्डर पेयर in general because this is 2-dimensional. So death can happen this way. Okay, so the rules of our deaths, there are 2 possibilities for the death. कि अगर कोई सेल अलाइव है किसी गिवन टाइम में तो वो डेड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगर उसके नेबरहुड में कोई एक सेल अलाइव हो या कोई भी सेल अलाइव ना हो, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो सेल जो है वो डेड हो जाएगा। और इसको मैथमेटिकली फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट में जो प्रीवियस डेथ थी हमारी वो डेथ बाय लोनलीनेस थी एक सेल की, लेकिन डेथ बाय ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है या डेथ बाय सफोकेशन भी हो सकती है। तो उस केस में अगर कोई सेल है और उसके नेबरहुड जो टोटल 8 सेल हैं उसमें से अगर 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा अप टू 8 हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस कॉन्फ़िगरेशन में शो की गई है। इस केस में भी जो सेंटर वाला सेल है वो डेड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 4 रूल्स हैं। आप इससे डिफरेंट रूल्स बना सकते हैं अगर आपने अपनी कोई गेम ऑफ लाइफ बनानी है। और जॉन कॉनवे ने भी डिफरेंट रूल्स बनाए थे, लेकिन रूल्स ऐसे बनाने हैं जिससे बाद में जब एवोल्यूशन हो तो हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएँ, कोई जो एवोल्यूशन है वो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे। तो ये रूल्स ज़्यादा सूटेबल उसने देखे मुख्तलिफ ट्राई करने के बाद। तो अब अगर इन रूल्स को अप्लाई किया जाए कोई भी एक स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन से और उसके बाद इस सिमुलेशन इस गेम को एज ए सिमुलेशन या प्रोग्राम के तौर पर रन किया जाए तो ये गेम इवॉल्व होगी डिफरेंट वे में। और इस केस में फिर जैसे कि मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूँ इस सिमुलेशन को या इस गेम को, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कोई भी गिवन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो इवॉल्व हो गई और डिफरेंट तरह के पैटर्न्स इमर्ज होंगे। और जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, जैसे कि इस केस में ये कोई एक पैटर्न है जो ऑसिलेट करता चला जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, रूल्स ये वाले रूल अप्लाई करते हो। सो ये जो गेम ऑफ लाइफ है ये कॉन्टीन्यूसली चल रही है अप टू इन्फिनिट टाइम, ये चलती चली जाएगी,
टाइम डिस्क्रीट होगा लेकिन इट विल द ओवरऑल द गेम ऑफ लाइफ एज ए फंक्शन इज कंटिन्यूस. So these are like fixed points. Yes, so these are the fixed points or fixed configurations or patterns within the game of life. ठीक है. So this is a game and here we can see John Conway also. जब उसने ये गेम 1970s में बनाए थे उस वक्त हमारे पास इतने पावरफुल कंप्यूटर नहीं थे. कोई एक कंप्यूटर पे उसने ये इसका एवोल्यूशन देखा. पॉइंट ये तो आप बता रहे हैं ना कि जो चल रहा है गेम तो ये पैटर्न्स बन रहे हैं जी. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है कि आप एक चेकर कोई सा भी एक बोर्ड ले लें 2 डायमेंशनल और उसके ऊपर कोई सी भी स्टार्टिंग कन्फिग्रेशन लें. कन्फिग्रेशन इज़ आल्सो रैंडम वट एवर स्टार्ट. इवन आप ब्लैंक कन्फिग्रेशन से शुरू कर दें तो वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा लेकिन वो कन्फिग्रेशन कुछ भी आपको शो नहीं करेगी. ठीक है. और अगर सारे के सारे ऑन कन्फिग्रेशन से शुरू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में वो कन्फिग्रेशन डेड हो जाएगी रूल ऑफ डेथ की वजह से जिस तरीके से डिफाइन किए हुए. ठीक है. अब ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं. अब क्वेश्चन यही है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. देयर विल बी इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज जो चेकर बोर्ड है या 2 डायमेंशनल स्पेस है या यूनिवर्स है जिस पे ये गेम खेली जा रही है वो इन्फिनिट है. तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी इनिशियल कन्फिग्रेशंस की. ठीक है. ओके. सो अब इसको थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स के लोग हैं जो मुझे सुन भी रहे हैं या फिर इधर भी हैं जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं या जो इधर हैं उनके लिए थोड़ी सी डिस्कशन है 1-2 स्लाइड्स में उनके लिए ताकि एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाए. और क्योंकि मैथमेटिशियंस इसको कैसे देखते हैं वो इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है. इसको मैथमेटिकली कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. इसका फार्मूला क्या हो सकता है. डेफिनेशन तो बड़ी आसान थी. हमने रूल्स बना लिए एक सेट बना लिया और उसके ऊपर रूल्स बना लिए और फिर हमने कहा कि ओके लेट्स स्टार्ट दिस सिमुलेशन एंड वी विल सी द एवोल्यूशन ऑफ दिस गेम. बट मैथमेटिशियंस इसको ऐसे देखेंगे कि वो इस जो चेकर बोर्ड है उसको एक सेट के तौर पे देखेंगे. ठीक है. और उस सेट को नाम हम रखते हैं Z² क्योंकि ये एक स्क्वेयर्स आपके पास बनते चले जाएंगे तो उन हर स्क्वेयर को आप Z² से मैप कर सकते हैं. एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बन जाएगी. तो इस सेट को मैथमेटिक्स में हम इस तरीके से लिखते हैं कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि A और B जो हैं वो जहाँ से Z से हैं. और सेट थ्योरी में फिर फर्दर आगे हम ये कहते हैं कि ये जो सेट है ये एक ग्रुप भी बनता है. ठीक है. इसका एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी है. और उसके बाद जो नेबरहुड है हम बनाया हर स्क्वेयर के इर्द गिर्द जो 8 पॉइंट्स हैं या इवन इंक्लूडिंग इटसेल्फ 9 पॉइंट्स बनते हैं उसका जो उसकी एक्सप्रेशन इस तरह की बनेगी कि ये बेसिकली कोई सा भी 0, 1 और -1 ले लें और उसका स्क्वायर ले लें या कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो ये उसी सेट Z² का सबसेट बन जाएगा. ठीक. और कोई भी सेल गिवन सेल है उसको ट्रेस किया जा सकता है मैथमेटिकली इन जनरल फॉर्म में इस तरीके से. कोई भी गिवन सेल C ले लें तो इसका जो नेक्स्ट सेल होगा इसके राइट पे वो C+1 0 होगा और इस सेल पे C+-1 0 होगा और इसी तरीके से C+0 1 इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में. और ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं सारे के सारे ये इस सेट की वजह से आ रहे हैं. ठीक है. और फिर हर गिवन जो सेल है अब हम उसको ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे और हर गिवन सेल जो है वो ऑन और ऑफ होगा और ऑन और ऑफ को मैथमेटिकली फिर हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे. और कोई भी गिवन कन्फिग्रेशन जो होगी उसको हम एज एक फंक्शन या मैप के तौर पे देखेंगे. ठीक है. तो ये पूरी एक कन्फिग्रेशन स्पेस बन जाएगी और उस कन्फिग्रेशन स्पेस में कुछ फर्दर मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जैसे कि उसमें जो ग्रुप है वो एक्ट करता है ख़ास तरीके से. तो इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा. जो गेम ऑफ लाइफ का मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा वो ये होगा. उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली कोई एक फंक्शन है जो जितनी भी कन्फिग्रेशंस पॉसिबल हैं गेम ऑफ लाइफ की उनका एक सेट बना लेंगे और उस सेट से हर कन्फिग्रेशन मैप हो रही है एक किसी और कन्फिग्रेशन पे. तो जो ये जो
फंक्शन होगा, मैपिंग होगी, इसे हम गेम ऑफ लाइफ कहेंगे. सो व्हाट इज़ अ गेम ऑफ लाइफ फॉर मैथमेटिशियन? इट इज़ जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम कन्फिग्रेशन स्पेस टू इट्सेल्फ. ठीक है, और उसका जो फार्मूला होगा मैथमेटिकली वो ये होगा. तो इसमें मैंने वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट की हैं जो पहले हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं. So this is something interesting for mathematicians if someone is want to know the formula for this game. Okay, so now the question is, can we play a similar game with the same rules on different universes? So this is the question. Yes, we can play. अब हमने यूनिवर्स को चेंज करना है और रूल्स वही हैं जो हमने रखे हैं, क्योंकि ये रूल्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमें देते हैं. अब डिफरेंट यूनिवर्सेस मैथमेटिकली जो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं वो ये है कि लेट्स प्ले दिस गेम ऑन द सरफेस ऑफ ए फुटबॉल और द सरफेस ऑफ ए स्फीयर. ठीक है, ये तो जस्ट उसकी प्रोजेक्शन है लाइक 2 डायमेंशनल. तो अगर हम इसी तरह की गेम किसी फुटबॉल के ऊपर या ग्लोब के ऊपर खेलना चाहें तो ये इस तरह की हो गई. अब अगर सरफेस कोई नॉटेड सरफेस हो तो उधर भी इसी तरह की गेम खेली जा सकती है और उसमें भी देखा जा सकता है कि डिफरेंट पैटर्न्स कैसे कैसे घूमते चले जाएंगे. ज़रा मैं ये जानना, पिछले स्लाइड पे चले आप. सो यू डिफाइंड अ सेट ऑफ रूल्स. यस. And then you said there's a group structure. Yes. So is this a major result? How did Conway get to it? Are we looking at the irreducible representations of some No, group? this is just a formula for that. This is a mathematical way to express the same idea. And how can one check to see if this is right? I mean, this is the definition of this game of life. So first we need to define a cellular automaton in a more general way for any group, and then we need to look for the example of that, and we will see that the game of life is actually a cellular automaton. तो पहले एक जनरल डेफिनेशन हर ग्रुप के लिए कर ली जाएगी और उसके बाद पर्टिकुलर ग्रुप जी स्क्वायर के ऊपर हम आ जाएंगे. तो उसके लिए फिर हम ये चेक करेंगे कि यह है. तो डेफिनेशन जो जनरल फॉर्म में है वो ये बनेगी कि व्हाट इज़ ए सेलुलर ऑटोमेटन इन जनरल. सो एनी सेलुलर ऑटोमेटन इज़ बेसिकली ए मैप फ्रॉम कन्फिग्रेशन स्पेस टू इटसेल्फ, बट हियर वी कैन चेंज दिस जी स्क्वायर टू एनी ग्रुप. और ये डेफिनेशन ये बनेगी सेलुलर ऑटोमेटन की फॉर एनी ग्रुप, एंड देन वी कैन रिप्लेस एनी ग्रुप. आई मीन जी को हम कैपिटल जी को जी स्क्वायर से रिप्लेस करें तो उसके लिए फिर ये वाले रूल्स बन जाएंगे. यस. सो वी कैन प्ले दिस गेम इन ए मैनी डिफरेंट वेज, और डिफरेंट लोगों ने इस पर डिफरेंट वे से इसको स्टडी किया डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर, और डिफरेंट टाइलिंग्स के केस में भी थोड़े समटाइम्स डिफरेंट टाइलिंग्स की वजह से कुछ रूल्स मॉडिफाई भी करने पड़ सकते हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं. इसी तरह की पैरेलल कोई गेम ऑफ लाइफ बनाई जा सकती है, और इवन 3 डायमेंशंस में भी इस तरह की गेम बनाई जा सकती है साइंटिफिक पर्पस के लिए और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इटसेल्फ इसको स्टडी किया जा सकता है. एंड डिफरेंट पीपल डिड डिफरेंट. आई थिंक दिस वन इज़ द फेमस रॉजर पेनरोज टाइलिंग, नेम्ड आफ्टर रॉजर पेनरोज, जिस पे इसी तरह की गेम खेली जा सकती है और उस पर एवोल्यूशन. ओके, एंड फॉर एग्जांपल, अच्छा अब मुख्तलिफ पैटर्न्स का एवोल्यूशन डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट होगा. ठीक है, अगर सारे यूनिवर्सेस में एक ही तरह के पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं तो फिर तो कोई इतनी इंटरेस्टिंग स्टडी नहीं होगी डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम यूक्लिडियन स्पेस में कोई एक पैटर्न देखें और उसको कंपेयर करें अगर उस यूनिवर्स को किसी और यूनिवर्स से रिप्लेस करके, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ डिफरेंट बिहेवियर आता है या नहीं, तो ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक बड़ा मशहूर जो हमने स्टार्ट में देखा था एक पैटर्न है जिसे ग्लाइडर पैटर्न कहते हैं, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पैटर्न हो, ये एक कन्फिग्रेशन हो जिसमें ये वाले पॉइंट्स अलाइव हों. ठीक है, तो 4 स्टेप्स के बाद ये
सेम ग्लाइडर इसी फॉर्म में आ जाएगा आफ्टर 4 स्टेप्स, ठीक है। अब ये 4 स्टेप्स पहले हर सेल पे एक दफ़ा आप मैप अप्लाई करेंगे द गेम ऑफ लाइफ। ये गेम ऑफ लाइफ इस सेल पे अप्लाई होगी, हर वही वाला रूल इस पे रूल ऑफ डेथ अप्लाई होगा क्योंकि इसके नेबर में सिर्फ एक सेल अलाइव है, तो ये सेल नेक्स्ट स्टेप में डेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सेल भी डेड हो जाएगा, और कुछ और सेल हैं उन कुछ सर्वाइव कर जाएंगे और कुछ नए आ जाएंगे, ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो पहले एक दफ़ा हर सेल पे अप्लाई होगा, और अगर आप 4 दफ़ा अप्लाई करेंगे जो अगली कन्फिग्रेशन आएगी उस पर भी, तो 4 स्टेप्स के बाद आप इधर ही आ जाएंगे। और अगर आप यही गेम किसी और यूनिवर्स में खेलें, जैसे कि एक मैथमेटिकल यूनिवर्स हम बना सकते हैं हाइपरबोलिक प्लेन से, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री के अंदर, तो इसी तरह का कोई पैटर्न 2 स्टेप के बाद ख़त्म हो जाएगा। या ये हम कहेंगे कि ये जो ग्लाइडर है ये उस यूनिवर्स में 2 स्टेप के बाद क्रैश कर जाएगा। सो ये इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हैं जो मैथमेटिशियंस फिर करते रहते हैं टू नो मोर अबाउट दैट। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये जॉन कॉनवे ने ही शुरू किया या इससे पहले भी कुछ लोग ये स्टडी कर रहे थे। तो इन इस तरह की जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स थे या मैपिंग्स थी, इनको इससे पहले कौन लोग स्टडी कर रहे थे, तो उनमें से फेमस मैथमेटिशियन है जॉन फॉन न्यूमैन। उसने ये आइडिया स्टार्ट में स्टडी किया, और सो जॉन कॉनवे का बेसिक आइडिया ये था कि ही वांट टू हैव ए थ्योरेटिकल मॉडल टू हैव ए लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ ऑन मार्स। सो ये उसका एक आइडिया था कि हम वहाँ पे लाइफ कैसे मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके लिए मुख्तलिफ उसने मॉडल्स बनाए। उसके लिए लाइफ की इमर्जेंस और एवोल्यूशन के लिए जो थ्योरेटिकल मॉडल्स थे, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी उसने यूज़ की। लेकिन बाद में उसका एक कोलीग था उलम, उसने उसको सजेस्ट किया कि आप इस प्रॉब्लम को अगर आप इस तरीके से टैकल करो तो ये एक अच्छा मॉडल बन सकता है। तो दिस इज़ व्हाट ही डिड। सो फिर कुछ और लोग हैं जैसे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने भी उसने भी इस पे काम किया, और फिर इस फील्ड में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में काम होना शुरू हो गया। और जॉन कॉनवे की गेम जब आ गई तो ये बड़ी फेमस एग्जांपल बन गई सेलुलर ऑटोमेटन की। और फिर बाद में अभी स्टीफन वोल्फ्रेम ने फिर इसको स्टडी किया अपनी बुक में, एक बड़ी मोटी उसने किताब लिख दी सेलुलर ऑटोमेटन थ्योरी के ऊपर, जो कि एनीहाउ उसने कुछ क्लासिफिकेशन की इन इस तरह की मैपिंग्स को, लेकिन वो वन डायमेंशनल थी। कोई इसमें मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से इससे ज़्यादा बेहतर भी और भी आगे काम किया जा सकता। ओके, सो ये तो गेम थी, और अब यही है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अभी तक तो हम जस्ट एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हुए गेम बना रहे हैं। तो इसके लिए जो जॉन कॉनवे है उसी की कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर की हैं कि उसके मुताबिक द रूल्स ऑफ माई लाइफ, why it's not stable, so he says it's not stable, I don't know. So he says the rules of my life came a tiny trivial things, and the rules of the real universe are so hard that we have been trying to understand them for thousands of years and haven't finished yet by any means. So one can't really expect too much from this game, but at least we have some idea what's going on. But already these tiny trivial laws exhibit interesting behavior. It proved an important point that the system like this could have some of the properties of the real universe. So its design was copied in a very trivial way from real life biology, and correspondingly it became a kind of artificial biology. तो ये उसका एक डॉक्यूमेंट्री में वो जिक्र कर रहा था। इसको शायद हम एंड पे देखेंगे इस क्लिप को, जिसमें जॉन कॉनवे इसको डिस्कस करता है। ओके, अब कुछ लोग इसको बायोलॉजी में
यूज़ करते रहें। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस बायोलॉजी में भी हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई एक आर्टिकल मुझे मिला था, द कॉन्वेक्स गेम ऑफ लाइफ एंड द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल्स में डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया जाता है और हाउ दे व्हेन दे इंटरेक्ट, सो उससे ओवरऑल क्या चीज़ें चेंज होती हैं विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने इसको स्टडी किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पेपर वन कैन स्टडी। और बायोलॉजी के अंदर ही कुछ लोग इसी तरह की गेम्स स्टडी करते रहे हैं एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी, और उनमें से एक हैं मार्टिन नोवेक फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही आल्सो studied the evolution dynamics of different things, evolutionary perspective में कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करते हैं, compete कैसे करते हैं, इस आइडिया को कैसे मॉडल किया जा सकता है मैथमेटिकली। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस कंप्यूटर साइंस में भी हैं। कंप्यूटर साइंस इसको उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग गेम रही है, और उसमें उन्होंने इसी गेम को यूज़ करके इस गेम को एज ए प्रोग्रामिंग के तौर पे यूज़ किया है, और इस गेम से एक कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, सो हाउ टू बिल्ड ए कंप्यूटर बाय यूजिंग द गेम ऑफ लाइफ। सो दे सम पीपल डिड दिस। सो और उसमें कुछ कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं कि द गेम ऑफ लाइफ दिस हैज़ द पावर ऑफ ए यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, विच मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड एल्गोरिथमिकली कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग दिस गेम। ठीक है, तो इस गेम को यूज़ करके आप पूरा एक कंप्यूटर बना सकते हैं। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री भी है एलन जुपिनी की, और इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, जस्ट एक क्लिप है उस डॉक्यूमेंट्री से यूट्यूब से। मैं ये चाह रहा था कि इसको देख लें ताकि हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये गेम कैसे इवॉल्व हो रही है। इसमें ये बताया गया है कि क्या हम एक कंप्यूटर बना लें और वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हो वो गेम ऑफ लाइफ से ही बन रही हो, तो उससे फिर क्या गेम ऑफ लाइफ इटसेल्फ रन की जा सकती है या नहीं। सो दिस वाज लाइफ इन लाइफ। ठीक है, सो कंप्यूटर बनाया गया गेम ऑफ लाइफ से, और उसके अंदर ही फिर हमने ओके सो कुछ लोग फिर फिज़िक्स में इसको स्टडी करते रहे, और वो कहते हैं ओके लेट्स ट्राई टू मेक ए गेम ऑफ लाइफ लाइक इन क्वांटम मैकेनिक्स। द क्वांटम गेम ऑफ लाइफ कैसे बनाई जा सकती है, तो कुछ लोगों ने इसको इस सेंस में भी स्टडी किया है। उसके लिए रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये है कि हमारे पास सुपरपोजिशंस हैं चीज़ों की, कोई गिवन पॉइंट ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, या सुपरपोजिशन ऑफ दोज भी हो सकता है। तो उसको बेस बना के सेमी क्वांटम गेम ऑफ लाइफ भी बनाई गई, मे बी कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस फ़िलासफ़ी में हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछली मूवी के अंदर देखा है कि ये तो एक यूनिवर्स बनता चला जा रहा है और एक कुछ सिमुलेशन चलती चली जा रही है, और उसके पीछे कुछ लॉज हैं जिससे वो डिटरमिन हो रही है। तो गेम ऑफ लाइफ है तो डिटर्मिनिस्टिक, और अब डिटर्मिनिज़म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और लप्लास ने इसको डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से किया था, एक डीमंस की सेंस में, कि अगर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन हो किसी भी स्टेट के हवाले से, तो उससे हम फ्यूचर पॉसिबल जो ऑप्शंस हो सकती हैं यूनिवर्स की, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये उसका एक फ़िलोसॉफ़िकल एसे था ऑन डिटर्मिनिज़म, जिसके ऊपर ये उसकी कुछ मशहूर कोटेशन भी है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए डीमन हु नोज़ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स। अगर आप उसको इनिशियल कंडीशंस सारी बता दें तो वो आपको फ्यूचर के बारे में भी बता देगा। तो द वर्ल्ड इज़ लाइक ए वेरी डिटर्मिनिस्टिक होल,
thing. ओके सो अब इसको हम मज़ीद ऐसे समझ सकते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में कि फिर हमें यूनिवर्स की एवोल्यूशन को फिर डिफरेंट स्टेजेस में पहले डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन फिजिसिस्ट मार्सेलो ग्लाइसर, he said that we can divide the history of the universe into 4 ages. The first one is the physical age, which is from the Big Bang to the first stars. Up to that point, there was no chemistry. And then we have the chemical age at some point, which is when the first stars burn and create the periodic table of elements. And then we have the biological age, which is when some of these chemicals self-organize to create life. And then we have the cognitive age, which is when some of these living creatures become so sophisticated that they were able to ask questions such as why are we here and do we have free will or not. So this is the age which we are going through. But so this is all some kind of determinism. So initial condition से हम आगे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते चले जा रहे हैं और उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ स्टेजेस बनानी पड़ रही हैं. अब डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं वो इसको डिस्कस करते रहे हैं इस डिटर्मिनिज्म को डिफरेंट वे में. फॉर एग्जांपल हॉकिंग की एक डॉक्यूमेंट्री है ग्रैंड डिज़ाइन उसका नाम है. उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट something like the game of life with only few basic laws might produce highly complex features, perhaps even intelligence. It might take a grid with many billions of squares, but that's not surprising. We have many hundreds of billions of cells in our brains. So this means that we can determine a lot of things if we have enough information. But then he says, Hawking said that our bodies are hardware and our minds are the software, just like the software that allows me to speak these words. But this does pose a problem, the problem of free will. So this means that are we free? फिर ये क्वेश्चन डिटर्मिनिज्म से फिर फ्री विल में आ जाएगा. अब फ्री विल के ऊपर तो सदियों से बहस चल रही है, जबर और कदर की जिसे हम कहते हैं. अब जो जॉन कॉनवे था इसने भी इस पे कुछ डिस्कशन की है और उसने 2009 में एक पेपर भी लिखा है द स्ट्रॉन्ग फ्री विल थ्योरम के नाम से, जिसमें वो ये आर्ग्यू करता है कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी प्रोवाइड ग्राउंड्स फॉर बिलीव इन फ्री विल. एट द हार्ट ऑफ देयर आर्गुमेंट इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट्स in which physicists are free to measure the spin of particles in many ways, which are not dictated by the preceding state of the universe, and the particle spin is also not predetermined. And then at some point they also wrote that since our theorem asserts that if experimenters have a certain freedom, then particles have exactly the same kind of freedom. So then we can talk about Stephen Wolfram also, और उसकी जो बुक है सेलुलर ऑटोमेटन से रिलेटेड, उसमें भी वो कुछ इस तरह के आर्गूमेंट्स फ्री विल के सपोर्ट में देता है, जिसमें ये कहता है कि सो Wolfram argues that cellular automaton can solve many scientific and philosophical puzzles including free will. He notes that many cellular automata, including the game of life, display the property of computational irreducibility. This implies that we cannot predict in advance the fate of an arbitrary pattern in the game of life. This unpredictability is compatible with free will. So ये free will के support में arguments हैं by using the game of life. कि कोई एक पैटर्न है, क्या हम उसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो डिके कर जाएगा वो पैटर्न फ्यूचर में जैसे ही एवोल्यूशन हो गई, या फिर वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो चलता चला जाएगा. ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए कि हर अगले स्टेप को इन रूल्स के तहत प्रिडिक्ट किया जाता है, डिटरमिन किया जा सकता है. बिल्कुल. यस यू आर राइट. वो डिटरमिन होता है, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला.
तो कहाँ पर जाके ये सिलसिला टूटता है? नहीं, टूटेगा तो कभी भी नहीं, लेकिन है तो ये गेम ऑफ लाइफ डिटर्मिनिस्टिक द वे यू सेड एग्जैक्टली, बट कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जैसे कि अभी हमने एक मूवी में भी देखा है, वो चलते चले जाते हैं। अब क्या ये बताया जा सकता है कि किसी स्टेज पे जाके वो डिके कर जाएंगे और वो कोलैप्स कर जाएगा पैटर्न और फिनिश हो जाएगा? ये इन प्रिंसिपल अनडिसाइडेबल, वी कैन नॉट डिटरमिन दिस बिफोर, और जिसे वो कंप्यूटेशनल रिड्यूसिबिलिटी कहता है। But if it is a finite number of steps, then Yes. you can. Yes, in that Because case we can. every- Yes. हाँ. Yes. It has to be infinite. Yes, it has to be infinite. Yes, in that case, you're right. Exactly. उसके लिए इन्फिनिट टाइम में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आपने सवाल सही कहा है डॉक्टर परवेज़ हुद भाई। मेरा ख्याल ये है कि ये इवेंट्स की वेव्स होती हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में जाती हैं, और ये वेव्स मर्ज होती हैं, तो एंड पॉइंट इनका कोई नहीं होता, और ये साइकिल में चल सकती हैं। आप अगर इसे प्रैक्टिकल लाइफ में विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, तो ये हो सकता है कि एक वेव इधर से आई, दूसरी इधर से आई, मल्टीपल वेव्स जाती हैं हर इवेंट की, और ये इवेंट जो हैं ये मेरे ख्याल में बिग बैंग से शुरू हुए हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कहाँ से शुरू हुए हैं, क्योंकि कोई इवेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। हर इवेंट जो है दूसरे इवेंट से निकला है, और दूसरे एक और इवेंट को ये जन्म देगा जी। तो इसमें यह है कि बिग बैंग ही से शुरू हो सकता है इवेंट जो है, डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं जी। तो ये मुख्तलिफ लोग जो हैं या मुख्तलिफ फिनोमेनन जो हैं उनसे ये वेव्स निकलती हैं। एक आपने इस वक्त कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, या यूनिवर्स में कोई फिज़िकल यूनिवर्स में कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई जिससे एक वेव निकली, और ये सब वेव्स जो हैं ये एक जगह मर्ज भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि मर्ज हो के ये फिर रिसाइकिल हों, तो एंड पॉइंट इनका नहीं होता है, दे कीप ऑन गोइंग। So in general, they are undecidable. The ultimate fate of any given configuration or patterns is undecidable if we run this program for very long time. ये सारी डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी जिस बुनियाद पे खड़ी है वो कॉजेलिटी है, Cause and कि कॉज है, हर कॉज का एक इफ़ेक्ट होता है। exactly. उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। मसलन एक प्रॉब्लम की तरफ अभी इशारा किया भी गया कि इफ़ इट हैज़ टू बिगिन, वो बिगिनिंग का भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, वो फिर इन्फिनिट होना चाहिए। और ये फ़लसफ़े में हम इसको हादिस और कदीम की बहस कहते हैं, बहुत पुरानी है कि क्या लाइफ हमेशा से ऐसे ही थी, यूनिवर्स शुरू से ही थी, या ये वजूद में आई। Exactly. अगर ये वजूद में आई तो फिर उसका कोई ना कोई कॉज होगा। ये गेम बनाने वाला जो है, जिसने ये लॉज बनाए हैं, हम तो बाद की बात करें, वो फिर एक इम्प्लिकेशन ये आती है कि क्रिएशनिस्ट थ्योरी के ये क्रिएट की गई है वर्ल्ड, ठीक Invented. है, वो फिर इवॉल्व तो बाद की बात है ना, पहले क्रिएट की गई है। अगर आप बिग बैंग कहते हैं तो फिर भी ये है कि पहले आप अस्यूम कर रहे हैं कि ये एक एक्शन बगैर किसी कॉज के हुआ है, इल्लत उला जिसको आप कहते हैं, कि So ये एक आप- एक्शन आप- बगैर आप कॉज असल के में हुआ है, first- इसके बाद कॉज Yes. का आगाज हो गया ना। So आप फर्स्ट जो कॉज फर्स्ट जिसने इनिशिएट किया, एक तो ये डिस्कशन प्रॉब्लम, एक ये प्रॉब्लम। लेकिन यह है कि आगे जो फर्दर एवोल्यूशन चल रहा है वो तो फिर रैंडम है ना फर्दर। जी, लेकिन इसी की वजह से रॉजर पेनरोज का एक कंजेक्चर है कि शायद बिग बैंग इज़ वन ऑफ द साइकिल्स, कि वो यूनिवर्स जो है वो एक दफ़ा फैलती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, Yes. तो वो सिंगुलैरिटी पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते मिलियंस शायद हुए हैं, तो उनमें से एक ये है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाती है और नए सिरे से दोबारा से वो जो यहाँ पे बर्थ और डेथ का आपने जिक्र किया, तो वो भी उसको सिकले कर लेता है। वो जॉन एलिया का एक शेर है कि होने का धोखा ही था, जो कुछ था वो था ही था, यानी शुरू से ही था, ये चलता रहता। बीच में एग्जिस्टेंस शायद धोखा है। एक तो ये प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी तरफ जॉन लॉक ने और डेविड ह्यूम ने इशारा किया। उनका कहना ये है कि अगर दो इवेंट्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हमने तलाश करने हैं, तो एक रिलेशनशिप कॉजेलिटी का जिसको हम कहते हैं, ये वो कहते हैं कि हम किसी तरीके से साबित कर ही नहीं सकते कि इवेंट ए कॉज्ड इवेंट बी।
हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इवेंट ए ऑलवेज प्रीसीड्स इवेंट बी इन टाइम, यानी टेम्पोरल रिलेशनशिप आप कहते हैं कि ए अगर हुआ है माजी में तो उसके बाद हमेशा बी हुआ है। ये आप नहीं कह सकते कि ए ने बी को कॉज किया है, आप ये कह सकते हैं कि ए के बाद हमेशा बी होता आया है, तो इसकी बुनियाद पे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बी जो है वो ए के बाद चूंकि पहले होता आया है तो आगे भी होता आएगा। और इसको और वालों से भी इसको लोगों ने तो अटैक इसमें किया। डिटर्मिनिज्म नहीं है क्या इस केस में? डिटर्मिनिज्म हो सकती है इस केस में? नहीं, इस केस में Cause तो ये different हो इस सकते केस में ये है कि अगर फ्री विल को हम इल्यूजन लेते हैं ना कि ये मेंटल इल्यूजन है, तो कॉजेलिटी को भी इल्यूजन लिया जा सकता है कि वो इल्यूजन है जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, कॉज एक्चुअल रियलिटी में नहीं है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप, लेकिन चूंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को आपस में रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट के बगैर समझ नहीं सकता, तो इसलिए ये इल्यूजन हमारा दिमाग क्रिएट करता है उन चीज़ों को समझने के लिए। और इसका ताल्लुक और भी फ़िलासफ़ी से है, मॉरल फ़िलासफ़ी से है, कि इसका मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो सोशल साइंसेज में लॉ वगैरह तो छोड़ दें, आप जिम्मेदार ही नहीं है किसी एक्शन के, ठीक है। तो ये मॉरल फ़िलासफ़ी में एक और बहस है। यस, फिर हिस्ट्री के हवाले से जो आपके पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म लिखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमने उस पर बात भी पिछले दिनों की थी। पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म जी कार्ल पॉपर की उसमें वो ये कहता है कि माजी की बुनियाद पे सोशल साइंसेज में वो कहता है कि ये साइंस नहीं है, जो हिस्ट्री है ये प्रॉपर साइंस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर साइंस के लिए वो उस दिन हम बात भी की थी कि फाल्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसकी बुनियाद पे, माजी की बुनियाद पे आप मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर बाकायदा बनाया गया, ये नैरेटिव बनाया गया, जैसे कि नाज़ी जर्मनीज़ ने बनाया था, जिसके ख़िलाफ़ वो उसने बुक भी वो लिखी। तो ये पावरफुल स्ट्रक्चर्स इस तरह के नैरेटिव्स बनाते हैं ताकि वो हमेशा रूल करते रहें, ठीक है। तो ये फ़िलासफ़ी के मतलब मुख्तलिफ आप एंगल से इसको देख सकते हैं। न्यूरोलॉजी के हवाले से ये है कि अगर आप इसको बायोलॉजी पे इसकी इम्प्लीकेशन करते हैं तो आपके नर्व सेल्स जो हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट नहीं है, 0 और 1 नहीं है, ठीक है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व हैं, केमिकल्स भी इन्वॉल्व हैं। अब मसला ये कि सिर्फ लॉज नहीं है जो हमें रेगुलेट कर रहे हैं, हम एज ह्यूमन बीइंग्स एज एन एजेंट वी आर इंटरवीनिंग विद ड्रग्स, विद सर्जरी, विद अदर थिंग्स। तो सवाल ये है कि अगर हम उन लॉज को चेंज कर दें तो क्या आउटपुट हमारी रिजल्ट डिफरेंट नहीं हो जाएगा? सो मेरा तो यहाँ पे इस डिस्कशन में तो मुझे तो ये लग रहा है कि चीज़ें फिर भी डिटर्मिनिस्टिक ही हैं ना। आप जो पॉइंट आउट शायद कर रहे हैं कि वो डिटर्मिनिज्म ही है कि अगर ये लॉज नहीं है तो फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो फिर हम कॉज की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो कॉज एंड इफेक्ट की फिर बहस होगी। सर एक चीज़ ये है कि जो हम कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरवेंशन की बात की, ह्यूमन इंटरवेंशन की, तो वो भी ये कि हम जो कर रहे हैं वो भी प्री डिटर्मिन्ड है, और हम वही करेंगे जो प्री डिटर्मिन्ड है। उसके पीछे तो जो ये इंटरवेंशन भी फैक्टर इन उसमें होगा, कैलकुलेटेड है ये कि हम या कोई भी इंडिविजुअल या कोई जानवर किसी मोमेंट के ऊपर जो करेगा वो भी प्री डिटर्मिन्ड है। एवोल्यूशन की जो आपने बात की, तो वो जो मैं कह रहा था कि मल्टीपल वेव्स होती हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं, और इसलिए तो वो यही है कि एवोल्यूशन में भी कि एवोल्यूशन भी प्री डिटर्मिन्ड है। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये सपोज करें कि एवोल्यूशन प्री डिटर्मिन्ड है, और उसमें जो फैक्टर्स, फिज़िकल फैक्टर्स या केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो इंटरफेयर करते हैं या जो इम्पैक्ट करते हैं उसको, वो भी प्री डिटर्मिन्ड है। और वो वही बात होती है कि मुख्तलिफ वेव्स मुख्तलिफ सोर्सेज से आती हैं और वो इंटरेक्ट करती हैं, और ये है। और ह्यूमन सोसाइटी में भी, मैं ये तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात की ना आपने, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में भी यही है। ह्यूमन सोसाइटी में भी एवोल्यूशन के वही लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, जो कि जिसको डार्विन को बुलडॉग कहते थे, कि ये उसने यही कहा था कि ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन सोसाइटी में भी
उतने ही एप्लीकेबल हैं जितना लॉजिकल उसमें, और वही जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें ऑपरेट करते हैं. सो दैट्स Then there are some other people who are still in support of determinism और इसी तरह के मेथड्स को फॉलो करते हुए नोबेल लॉरिएट हैं जेरार्ड टी हूफ्ट. उन्होंने ये रिसेंटली कोई एक बुक भी लिखी है, द सेलुलर ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें उन्होंने यही आर्ग्यू किया है कि बहुत सारे जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है या उनको समझा जा सकता है अगर इस अप्रोच या इस इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया जाए. अब क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्होंने कोई एक नई इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस कर दी है जिसको कुछ लोग कंसिडर कर रहे हैं. So his model leads him to this position called superdeterminism, which eliminates any hope for the free will. So again, शायद इन्होंने भी जिक्र यही किया था कि our fates are somehow fixed from the Big Bang on in this case. So इसके लिए एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी है साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के अंदर ऑनलाइन भी. ओके, एंड देन व्हाट अबाउट आइंस्टाइन, उसका क्या ख्याल है फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के हवाले से. तो आइंस्टाइन says like this, that he said that I do not believe in free will. Schopenhauer words, man can do what he wants, but he cannot will what he wills. Accompany me in all situations throughout my life and reconcile me with the actions of others, even if they are rather painful to me. और शोपेनहावर ने इसके ऊपर एक मशहूर बुक भी लिखी है, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन. और मॉडर्न लिटरेचर के अंदर सैम हैरिस की ये किताब काफ़ी पॉपुलर है, द फ्री विल के नाम से ही, जिसमें वो ये कहता है कि द फ्री विल इज़ एक्चुअली मोर देन एन इल्यूजन और लेस in that it cannot be made conceptually coherent. Either our wills are determined by prior causes and we are not responsible for them, or they are the product of chance and we are not responsible for them. So ऐसा लगता है कि जैसे ही हम फ्री विल को somehow समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा ब्लर सा होना शुरू हो जाता है कि ये क्या है, और ये वही बहस दोबारा से चलती चली जाइए. और ये फिर आगे कुछ लोग इससे आगे भी चले गए हैं, वो कहते हैं कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसमें डिटर्मिनिज्म भी है और फ्री विल भी है, और वो इनको कंपैटिबल करने की कोशिश करते हैं दोनों को साथ. सो जो कंपैटिबिलिज्म है वो ये है कि इट इज़ अ बिलीव दैट फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म आर म्यूचुअली कंपैटिबल and that it is possible to believe in both without being logically inconsistent. This is a view actually. This is a point of view about that. And then we have some other libertarianism where it holds that liberty is more important and we must have some free choices and other things. So this is still an unsolved problem in the history of science के और philosophy में भी, कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं, या डिटर्मिनिज्म है या नहीं. तो साइंस में तो ज़्यादातर चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक ही हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी में और आगे चल के फिर ये मज़ीद डिस्कशन आगे आ जाती है. तो ये यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, लेकिन अब हम डिस्कशन भी कर सकते हैं. जॉन कॉनवे ने जब ये गेम बनाई थी तो उसने इसके हवाले से कुछ बताया था इधर एक डॉक्यूमेंट्री में. मैं चाहता हूँ कि उसको भी देख लें कि उसका क्या व्यू था इस हवाले से भी. जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में होता, कुछ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़िए सेकंड ऑर्डर में जाते हैं तो उधर कुछ इक्वेशन स्टेबल होती हैं और उनको हम ल्यापनोव एक्सपोनेंट से समझते हैं. तो अगर आप इनिशियल कंडीशंस को थोड़ा सा बदल दें तो आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा. क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर आप इनिशियल कंडीशन को थोड़ा सा बदलें तो फाइनल स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? गेम ऑफ लाइफ जी जी जी. तो इन मखसूस रूल्स के लिए आपको इंस्टेबिलिटी मिलती है.
रूल को आप थोड़ा सा तब्दील कर दें तो आपको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। गोया कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी साख्त के ऊपर मुनसर है। ऐसी बात है यहाँ पे। सो इस केस में फिर पहले तो डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑल दी पॉसिबिलिटीज जो इवन डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आ सकती हैं, उनको हम एज ए कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो उस केस में तो सारी पॉसिबिलिटीज़ कन्फिग्रेशन स्पेस में पहले से एग्जिस्ट है। कन्फिग्रेशन स्पेस ऑलरेडी इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ एक कन्फिग्रेशंस की हो सकती हैं या जितनी भी कन्फिग्रेशंस पॉसिबल हैं, उनका पहले से ही सेट बन जाएगा। अब फिर एवोल्यूशन के मुताबिक वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं किसी ना किसी स्टेज पे, लेकिन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में वो कैसे होंगी, वो इधर भी अनडिसाइडेबल ही है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें पता है। हाँ, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप ल्यापनोव एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट कर सके एक मखसूस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फिर तो तय हो जाता है आया कि ये केओटिक है कि नहीं है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशंस आएंगी। ऐसी कोई चीज होगी यहाँ पर। देयर शुड बी एन इक्विवेलेंट ऑफ द ल्यापनोव एक्सपोनेंट। हो सकता है। आई थिंक ये प्रॉब्लम डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी वाला प्रॉब्लम ये है। कंप्यूटेशन इरिड्यूसिबिलिटी है ना, वुल्फ्रेम ने प्रिंसिपल दिया था कि काफ़ी ऐसे भी रूल्स होते हैं कि हम पहले से कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते रूल्स पे और इनिशियल कंडीशंस पे जिसमें पता चल जाए इसका फ्यूचर बिहेवियर। इसमें ये बेसिकली कि ना हमें इवॉल्व करके देखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या देता है हमें इवेंचुअली। तो इससे उसने कहा कंप्यूटेशनल इरिड्यूसिबिलिटी। तो इस केस में, इन सेलुलर ऑटोमेटा के केस में, हम ल्यापनोव एक्सपोनेंट्स की तरह हम पहले से हम बता नहीं सकते कि ये पीरियोडिक सोल्यूशन देगा, स्टेबल सोल्यूशन देगा, अनकेओटिक सोल्यूशंस देगा। तो इस केस में डिफरेंट है उससे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंट है। तो इसी के बेसिस पे वो कहते हैं कि फ्री विल की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें प्ले आउट करनी पड़ेगी सारे मतलब फॉर ऑल टाइम स्टेप्स हमें प्ले आउट करनी पड़ेगी इस यूनिवर्स में। और Who knows what the rules of the universe are? हाँ, ये तो मॉडल सो ये तो मॉडल्स हैं, और यही तो जॉन कॉनवे ने कहा था कि वुल्फ्रेम वगैरह ये कोशिश कर रहे हैं कि ना हम यूनिवर्स के लिए भी कोई सेलुलर ऑटोमेटा टाइप रूल तलाश कर लें जिससे हमारी यूनिवर्स पूरी डिस्क्राइब हो जाए। तो अगर मिल जाता है ऐसे कोई रूल तो फिर लेकिन मैथमेटिक्स तो हमें बार बार यही बता रहा है कि इस तरह के फिर ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबिलिटी के प्रॉब्लम हमेशा ही रहेंगे इस तरह के इश्यूज में। सर एक चीज़ बताएं, ये जो आपने शुरू किया आज, जी आपने शुरू किया था इस सेट से, फिर ग्रुप में गया, जी जी फिर आप जाने वाले थे सेट टोपोलॉजी पे, हाँ जी। फिर हम मेजर थ्योरी पे जा रहे थे। नहीं, अभी मैं उस तरफ आखिर में जाके जो कंक्लूजन आ रहा है आपका वो फिर अनडिफाइंडेबल रह जा रहा है। जी जबकि आपने सिग्मा यूज़ किया था तो वो इंटीजर नंबर दे रहा है, वो एक फिक्स नंबर दे रहा है वो आपको। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कहाँ पे रही? नहीं, कंटिन्यूस है। आप रिजल्ट जो चाह रहे हैं आप, जो व्हील के लिहाज से हो, आपके मतलब के लिहाज का हो, अगर मैंने जो समझा है तो वो आप अनडिफाइंडेबल बता रहे हैं। यस कोशिश की जाती है, एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर जा रहे हैं, वहीं तक रह जाके ख़त्म हो जा रहा है। और ये एक प्रोसीजर चलता रहेगा कि नया कोई फार्मूला और आ जाए या इसको कोई काम करके और चीज़ें निकाल सकें। जब दुनिया वाकिफ़ नहीं थी सेट से तो वो ग्रुप में क्या जाके इंटरेस्ट लेती वो, फिर आगे इसके ऊपर एक एक प्रॉपर्टीज़ हम लगाते चले गए, बैरियर्स लगाते चले गए और उसके अंदर एक नई नई चीज़ें आती नहीं। तो ये एप्लीकेशंस हैं, और आजकल की जो नई साइंस और दूसरे सोर्सेस आ रहे हैं आपको जो इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, उन सब को यूज़ करके एक सर्टन प्रिडिक्शंस पे हम जा रहे हैं, और यही नेचर के ऊपर काम हो रहा है और ये चलता रहेगा सिलसिला। कोई हम इस पे कोई चीज़ डिटरमाइन तो नहीं कर सके अब तक। नहीं, हम कर तो डिटर्मिनिज्म किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके, ये कहने का मतलब है। सो इटसेल्फ ये भी तो एक कंक्लूजन ही है ना कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके, बट स्टिल वी आर स्टिल ट्राइंग आई गेस। अच्छा, दोबारा हम मैथमेटिक्स से सोशल साइंसेस की तरफ आते हैं, डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं ना ह्यूमन लाइफ पे जी और हमारे एक्शंस पे, जी
तो उसमें मैं दोबारा वो दोहराऊंगा, मेरा ख्याल है चूँकि मैंने ढेर सारे सवाल कर दिए थे, उसमें से जो आंसर नहीं हुए, एक तो ये था कि पहला कॉज जो है वो क्या है, जब आगाज़ हुआ बिग बैंग जो है उसका कॉज क्या था, ठीक है, या अगर खुदा ने ये कायनात बनाई है तो खुदा किसने बनाया था, मतलब पहला कॉज क्या था, अगर ये कॉजल ही रिलेशनशिप्स हैं तो, क्योंकि वो तो हम अस्यूम कर रहे हैं, उसके बाद से हम कहते हैं I कि think this is undecidable. एक दूसरा इस सवाल का जवाब तो ये है ना कि दिस इज अनडिसाइडेबल क्वेश्चन, वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डिटर्मिनिज्म तो उन रूल्स से है ना, अगर हम ये कहते हैं कि लाइफ केम इनटू बीइंग, फिलॉसफी में असल में बीइंग और बिकमिंग दो एक सवाल हैं कि क्या ये कायनात वजूद में आई या ये हमेशा से थी। अगर ये वजूद में आई है तो समथिंग माइट हैव कॉज्ड इट, और हमेशा से आई है तो उसको हमारा दिमाग समझने से ही कासिर है, क्योंकि हमारे दिमाग की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब दूसरा सवाल मेरा वो लॉ के हवाले से था कि लॉ में वी आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम इसको इम्प्लाई करते हैं सोशल साइंसेस पे, तो फिर आपकी अदालतें, लॉ, सब कुछ, जजा सज़ा ख़त्म हो जाता है। फ्री विल की जी जी, आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्री विल। जी, मेरा तो डिस्कशन उस पर नहीं है, मैं तो जस्ट उसके साथ उसको लिंक कर दिया। ये डिस्कशन तो एक सेपरेट है कि फ्री विल अगर नहीं है तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, दैट्स अनदर टॉपिक। सो मेरे डिस्कशन में तो मैंने जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो क्या उनके क्या ख्यालात हैं वो उसको इस तरह भी तो देखा जा Compatibilism सकता है। फिर उसको इस तरह भी तो देखा जा सकता है ना कि ये एक तो है डिटर्मिनिज्म, मतलब हम कहते हैं कि जी जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है, जियोग्राफिक डिटर्मिनिज्म है। हमने नहीं चूज किया ना कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, Exactly. मेरे जीन्स So, क्या इस होंगे, sense में ठीक तो है? हमारे पास free ये will सारी नहीं ये सारे डिटर्मिनिज्म है। इसको हम कंस्ट्रेंट्स भी तो कह सकते हैं। ह्यूमन एजेंसी तो है कि नहीं, एजेंट एज एन एजेंट का मतलब है कि वी कैन इनिशिएट एन एक्शन, ठीक है। अब गाड़ी की अपने रूल्स हैं जिसके मुताबिक वो चलती है, लेकिन उसको मैं चला के यहाँ तक लाया हूँ उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए। जैसे गेम्स के रूल होते हैं, फुटबॉल के रूल्स हैं, बट कैन वी से दैट फाउल हैं और उनके क्या रूल्स वो हैं। गाड़ी है उसकी फ्री विल हो लेकिन- सकती है, कैन वी से दिस? नहीं, गाड़ी की भी कही जा सकती है जिस तरह आप कह रहे हैं, Okay, उस तरह तो फिर ये ऑटोमेटॉन की भी फिर फ्री विल है। उसमें फिर ये होगा कि जो 3 साइडों पे हैं, जो उसके नेबर्स हैं, उन सब की फ्री विल है, और वो आपस में दे आर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जंग हो रही है कि उसमें वो लोनलीनेस भी नहीं चाह रहे, यानी उनकी ख्वाहिश ये है कि लोनलीनेस भी ना हो, और उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मल्टीपल फ्री विल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे कोई भी आज़ाद नहीं रहता, वो कंस्ट्रेंट्स हैं। यस लेकिन वो फिर उनकी फ्री विल एक सेंस में कहा जा सकता है। ये यस ओके यस, ये डिस्कशन काफ़ी लंबी है। थैंक यू वेरी मच।